तो ये जो दिल्ली में जो पॉल्यूशन हो रहा है, इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है हमारे ब्रेन पे? ये पॉल्यूटेंट्स हैं, ये इतने स्मॉल पार्टिकल्स हैं कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस कर जाते हैं। इफ अ लेडी बिकम्स प्रेग्नेंट इन दिल्ली, द चांसेस दैट हर चाइल्ड विल हैव अ लेस IQ और अ ग्रोथ रिटार्डेशन, इसके चांसेस। हार्ट ट्रांसप्लांट, लंग ट्रांसप्लांट, आपने कभी ब्रेन ट्रांसप्लांट सुना है? मतलब अगर ब्रेन गया तो कोई भी अंग किसी काम का नहीं है। स्ट्रेस वो मच्छर है जो आपको कभी भी शांति से सोने नहीं देगा। बहुत बढ़िया बढ़िया देते हो सर। स्ट्रेस से ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं हो सकता। आपको डायबिटीज हो सकती है, आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, एजिंग हो सकती है, भूलने की दिक्कत हो सकती है। बिकॉज ऐसी कौन सी हैबिट है हमारी जो हमारे ब्रेन को डैमेज करती है? कुछ ना करना। आजकल जो सुनने में आता है कि हॉस्पिटल्स ने डॉक्टर्स को टारगेट दिए हुए हैं। डॉक्टर को आज भी जो आप मेडिकल बिल्स पे करते हो उसका एक बहुत मामूली सा परसेंटेज उसके पे पैकेज के रूप में मिलता है। वो कोई अरबों खरबों रुपए नहीं कमा रहा है। धंधा है पर गंदा है। धंधा है पर गंदा है। कमर्शियलाइजेशन तो हो गया है। कुछ दिन पहले मैं अपने मित्र के साथ बैठा हुआ, तब प्रैक्टो की बात कर रहे थे। जो मेडिकल काउंसिल है उसके गाइडलाइन ये है कि डॉक्टर अपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता, पर हॉस्पिटल कर सकता है। टाटा 1mg कर सकता है लेकिन डॉक्टर नहीं कर सकता। ओलो कर सकता है लेकिन ये तुझे बेच सकते हैं, तू अपने आप को नहीं बेच सकते। फिर अच्छे बुरे में भेद क्या है? स्कैंडल ही तो हुआ। एथिकल डॉक्टर्स, नॉन सो एथिकल डॉक्टर्स, तो ये गुड बैड हमें पता कैसे चले कौन से डॉक्टर के पास जाना है? आजकल दिल्ली का जो AQI स्कोर है वो कहाँ टच कर रहा है हमें पता ही नहीं है। तो ये जो दिल्ली में जो पॉल्यूशन हो रहा है, इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है हमारे ब्रेन पे? आपका ब्रेन बहुत जल्दी बहुत फास्ट एज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दिल्ली में रहते हो वर्सेस आप एक अच्छी AQI वाली जगह में रहते हो तो आपकी ब्रेन की एजिंग जो है वो स्लो हो जाती है। और दुनिया में कुछ भी जो हम कर रहे हैं उसमें से एक मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है? हम लोग चाहते हैं कि हम एजिंग को स्लो कर दें। अभी एक रिसेंटली देयर वाज ए जेंटलमैन, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, जिसने अपनी बॉडी को मैनेज करके इस तरीके से कर लिया था कि उसकी एज, उसने अपनी एजिंग को स्लो कर दिया है। इतने फेशियल्स बिक रहे हैं बाल के लिए, एंटी एजिंग। तो हम क्या कर रहे हैं? हम एज कम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इस पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में रहते हो तो आप अपने ब्रेन को एज कर रहे हो। क्या होता है विद एज? योर कैपेसिटी टू डू एनीथिंग, आपके ब्रेन की कैपेसिटी, आपके मसल्स की, आपकी आँख की, सब कुछ कम हो रहा है। तो आप समझिए कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपका ब्रेन फास्ट एज कर रहा है। इसका मतलब है कि उसकी जो कैपेसिटी है वो कम होती जा रही है एट ए फास्टर पेस देन इफ़ यू लिव इन ए बेटर AQI प्लेस। तो ब्रेन का साइज श्रिंक कर रहा है। और ये सिर्फ डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों तरीके से इफेक्ट कर रहा है। एक तो जो आपके ऑल्फैक्टरी नर्व्स होते हैं जो सूंघते हो आप, दे आर अ डायरेक्ट कनेक्शन ऑफ योर ब्रेन। सो अगर आप इनहेल कर रहे हो ये स्मोक, जो पॉल्यूटेंट्स हैं, ये आपके ब्रेन में डायरेक्ट इफेक्ट कर रहा है। प्लस जब ये आपके सांस के थ्रू लंग्स में जाता है एंड देन ब्लड में जाता है, फिर ब्लड से ब्रेन में जाता है। और ये पार्टिकल्स, अब मैंने आपको बताया ब्रेन सबसे कॉमन अंग है, तो भगवान ने उसको बचाने के लिए एक बैरियर बनाया हुआ है जिसको बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। आप समझो, जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट VIP एरिया है तो उसमें आपने क्या कर रखा है? कॉर्डन बना रखा है ना। प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी में 5 लेयर हैं जी। तो ऐसे ही ब्रेन की सिक्योरिटी में मल्टीपल लेयर हैं और सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है ये आपका ब्लड ब्रेन बैरियर। आपके ब्लड में जो कुछ जाता है वो आपके ब्रेन में डायरेक्टली नहीं जा सकता। एक ब्लड ब्रेन बैरियर बना हुआ है, माना हम जो कुछ खा रहे हैं, जो पोल्यूटेंट्स हैं, जो इन्फेक्शंस हैं, दे कैन नॉट डायरेक्टली गो इनटू ब्रेन। ब्रेन बॉडी ने एक बैरियर बना रखा है। लेकिन जो ये पोल्यूटेंट्स हैं ये इतने स्मॉल पार्टिकल्स हैं कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस कर जाते हैं और वो आपके ब्रेन में पहुंच के डायरेक्टली ऑल्फैक्टरी नर्व्स के थ्रू और देन ये लंग्स के थ्रू ब्लड में जाके वहाँ से आपके ब्रेन को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। सो मच सो दैट इफ अ लेडी बिकम्स प्रेग्नेंट टुडे इन दिल्ली, द चांसेस दैट हिज और हर चाइल्ड हु इज़ गोइंग टू बी बॉर्न will have a less IQ और lower mental capacity और a growth retardation, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, कई गुना ज़्यादा हैं वर्सेस इफ़ दैट पर्सन इज़ इन लिविंग इन ए नॉर्मल लो AQI एरिया। और तभी कुछ दिन पहले मैं कुछ आर्टिकल पढ़ा था, उसमें था कि 1 out of every 7 न्यू बॉर्न बेबीज़ ऐसा हो सकता है कि उनको मेंटल डिसऑर्डर चैलेंजेस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। द अदर थिंग दैट दिस कंसिस्टेंट पोल्यूशन डज इज़ अ लॉट ऑफ ब्रेन फॉगिंग। ये एक टर्म है जो मैं आजकल रिपीटेटिवली अपनी OPDs में भी सुनता हूँ, जो कंसल्टेशंस में ऑनलाइन या ऑफलाइन देता हूँ। उसमें बहुत बार पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, सर हमारा ब्रेन फॉग हो गया है। फॉग मीन्स यू आर लिविंग इन ए ट्रांस सॉर्ट ऑफ एन स्टेट, यू नॉट एक्चुअली
जो आपकी एक फुल वर्किंग कैपेसिटी होती है आप उस पर काम नहीं कर रहे हो, आप एक सब ऑप्टिमल कैपेसिटी पे काम कर रहे हो, अपना 100% नहीं दे पा रहे हो, ना कि मेमोरी को, कंसंट्रेशन को, जजमेंट को, सब कुछ आपका जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है वो कम हो गया है। तो ये जो ब्रेन फॉग है, दिस इज़ अ वेरी कॉमन एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ हाई पॉल्यूशन। एंड ब्रेन फॉग होता है तो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे इरिटेबिलिटी, एंग्जाइटी, स्लीप इश्यूज़। ये सारे कुछ भी जब आप फुल इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी पे काम ही नहीं कर पा रहे हो, आप कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहे हो, आप फोकस ही नहीं कर पा रहे हो, देन यू आर बाउंड टू बिकम ए बिट इरिटेबल। होता है ना कि कुछ कुछ दिन होते हैं, यार आज का दिन ना बड़ा चिड़चिड़ा गुस्सा सा आ रहा है, मतलब किसी का भी लगता है सर फोड़ दूँ मैं जाके, तो वो वाले दिन आते हैं। तो pollution does that to you. Pollution brings in a bit of brain fogginess, then it itself brings you a lot of irritability, anxiety, sleep issues, apart from the physical issues that obviously you face. जब ब्रेन फॉगिंग होती है या फिर जब आपने कहा कि ब्रेन एजिंग फास्टर हो जाती है, तो उससे हमारी मेमोरी पे क्या फ़र्क पड़ता है? इज़ मेमोरी खाली तभी हमारी कम होती है जब हम एज कर रहे होते हैं, और या फिर कोई और रीज़न भी हो सकता है उसका? मोस्ट कॉमन कॉज जो अगर बोलें मेमोरी कम होने का, दैट इज़ एजिंग। एंड एज की वजह से जो मेमोरी लॉस होता है उसको हम बोलते हैं डिमेंशिया, जिसमें आप फॉरगेटफुलनेस करने लग जाते हो। बट मेमोरी कम होने के बहुत सारे और कारण भी होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको चोट लग गई, आपके ब्रेन में डैमेज हो गया, या आपके ब्रेन में कोई ट्यूमर है, या आपके ब्रेन में इन्फेक्शन है, बट इवेंचुअली ब्रेन ही है जो मेमोरी का काम कर रहा है। अगर आपका ब्रेन प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है तो आपको मेमोरी रिलेटेड इश्यूज़ आएंगे। लेकिन कई बारी जो मेमोरी रिलेटेड इश्यूज होते हैं वो मेमोरी रिलेटेड इश्यूज नहीं होते। मैं आपको रीज़न बताता हूँ। मेमोरी के 3 फेज़ होते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूँ, आपको अगर बैंक से अपने एटीएम कार्ड से पैसा निकालना है तो आपको क्या स्टेज चाहिए? सबसे पहला स्टेज, आप पैसा कमा के जमा करोगे जी। एटीएम कार्ड लोगे, उसको याद रखोगे उसके पिन को, और फिर वो एटीएम कार्ड डाल के निकालोगे। बट पहला स्टेप क्या है? पैसा कमा के जमा करना, तभी तो बैंक से मिलेगा। अब जो मेमोरी होती है उसके 3 फेजेस होते हैं। एक होता है मेमोरी फॉर्मेशन, दूसरा होता है मेमोरी का रिटेंशन, और लास्ट फेज होता है मेमोरी का रिकॉल। तो सबसे पहले मेमोरी बनना जरूरी है। जैसे आप पैसे जमा करना जरूरी है ना, ऐसे मेमोरी बनना जरूरी है। और मेमोरी बनने के लिए ज़रूरी है आपका कॉन्सेंट्रेशन और फोकस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी चीज़ में फोकस्ड ही नहीं हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको वो चीज़ याद नहीं रहेगी। मैं आपसे पूछता हूँ, अभी हम नीचे गए थे आपके ऑफिस के नीचे, आपको याद है रास्ते में कौन कौन था, किसने क्या कपड़े पहने थे? आपको पता है वो नीचे थर्ड वेव कॉफ़ी है, वो थर्ड वेव कॉफ़ी के पास में कौन खड़ा था? सिक्योरिटी गार्ड ने क्या पहना था, उसका नाम क्या था? नहीं, आपके ब्रेन ने इसको लगा कि ये तो ज़रूरत की चीज़ नहीं है, इसको फिल्टर आउट कर दो। तो ब्रेन ने फिल्टर आउट कर दिया है। आप जिस चीज़ पे फोकस कर रहे थे आपको वही याद है। आपका फोकस क्या था? कि डॉक्टर विनीत से मिलना है, तो डॉक्टर विनीत याद थे, डॉक्टर विनीत को हाथ, फोकस। सो कॉन्सेंट्रेशन एंड फोकस इज द फर्स्ट स्टेप टू मेक योर मेमोरीज। मतलब टीवी चला रहे हो, आपका टीवी में फोकस है, आपका पढ़ाई में फोकस नहीं होता है, टीवी चलाते चलाते पढ़ लूँगा मैं, नहीं, क्योंकि आपका फोकस डाइवर्ट हो गया। अगर आपका फोकस या अटेंशन स्पैन खराब है, आपका कॉन्सेंट्रेशन खराब है, तो आपकी मेमोरी बनेगी नहीं। जब मेमोरी बनेगी नहीं तो फिर रिटेंशन और रिकॉल तो अलग बात हो गई। और इस चीज़ को हम बोलते हैं स्यूडो डिमेंशिया। सूडो डिमेंशिया। इसका मतलब है, डिमेंशिया मतलब प्रॉब्लम है मेमोरी की, कि आपको याद नहीं रह रहा, जो ब्रेन के किसी भी कारण से हो सकता है, मैंने आपको बताया। लेकिन स्यूडो डिमेंशिया का मतलब है प्रॉब्लम ब्रेन की या मेमोरी की नहीं है, प्रॉब्लम कॉन्सेंट्रेशन की है। क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ना हो पाने की वजह से आपकी मेमोरी बनी ही नहीं, तो रिटेंशन रिकॉल तो कैसे होगा? जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपने बैंक में पैसे जमा ही नहीं किए हैं, आपने पेन ड्राइव में डेटा सेव ही नहीं किया, तो आप निकालोगे कहाँ से? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर अगर आप देखोगे, आपने जैसे डिमेंशिया की बात करी, पहले सुनने में आता था कि इट कम्स विद एज। कोई 70 साल का हो गया, 80 साल का बुजुर्ग है, उनको डिमेंशिया होता था। बट अभी जो केसेस आ रहे हैं जहाँ पे 40 साल के बंदे को डिमेंशिया हो रहा है। वन ऑफ द थिंग इज़ कि अभी बहुत सारी बीमारियां जो हैं आज के टाइम में बहुत डायग्नोज हो रही हैं। पहले ये बहुत सारे डिसऑर्डर्स जो हैं वो डायग्नोज नहीं होते थे। फॉर ऐसे एक और बात मैं आपको बताऊं कि जो डिमेंशिया है वो आज भी एज रिलेटेड प्रॉब्लम है। वो ओल्ड एज में ही होती है, आफ्टर योर 60-70s ही होती है, और हर डिकेड के साथ उसके बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते रहते हैं, उसका प्रेवलेंस परसेंटेज बढ़ता रहता है। मतलब 60 साल के लोगों में जो डिमेंशिया प्रेवलेंस होगी वो कम होगी, 70 में और ज़्यादा होगी, 80 में और ज़्यादा होगी। बट एक स्मॉल परसेंटेज है, एक स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है जो कि अर्ली एज में भी डिमेंशिया होता है। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। वो जेनेटिक हो सकता है, माना कोई भूलने लग गया है तो उसको बोलेंगे यार ये तो पागल है,
टर्म होता है ना हम लोग जनरली, विच इज़ अ वेरी वेरी डिसरिस्पेक्टफुल थिंग फॉर अ पर्सन हु इज़ ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम सम डिजीज़। आप बोलो नहीं यार ये तो ऐसे फीन कर रहा है, जानबूझ के कर रहा है, पागल है, तो उसको आप ऐसा करके लेते थे। आज क्या है कि वो डायग्नोज हो जाता है और हमारे पास मेथड्स हैं उसको प्रूव करने की, ये डिमेंशिया है। एक नॉर्मल इंसान के लिए व्हाट आर दोज अर्ली साइंस कि उनको कैसे पता चलेगा कि दिस दिस पर्सन इज मूविंग टूवर्ड्स दिस चैलेंज और दिस मेडिकल रिलेटेड चैलेंज? तो इसको मैं आपको बताऊं कि कब आपको ये स्थिति आ जाए कि अब आपको डॉक्टर के पास जाना है, वो वार्निंग साइंस क्या है, वो रेड फ्लैग्स क्या जी है। हाँ। देखिए थोड़ा बहुत तो सब भूल जाते हैं, चाबी रख के भूलना, कुछ सामान वामान रख के भूलना, और वो मैंने आपको बताया मेनली फोकस का प्रॉब्लम होता है, कॉन्सेंट्रेशन का होता है, हमारा ध्यान नहीं था, हम भूल गए। बट या आप ओवरवर्क थे, मल्टीटास्किंग कर रहे थे तो हो गया। बट अगर आपको ये परसिस्टेंट बार बार होने लग जाए, इसका एक पैटर्न बन जाए, बार बार होने लग जाए, और आपकी जो डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ हैं उनको ये अफेक्ट करने लग जाए। फॉर एग्जांपल आपको घर में आते जाते दिक्कत हो रही है, आपको ऑफिस में रूटीन उसकी वजह से प्रॉब्लम होने लग गई है, आप काम नहीं कर पा रहे हो, या आपको बैंक रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स में प्रॉब्लम होने लग गई, देन इट टेल्स यू कि नहीं, अब ये रेड फ्लैग है, अब ये वार्निंग साइन है, अब इसके लिए मुझको डॉक्टर को दिखाना है। एंड देन योर न्यूरोलॉजिस्ट इज़ द राइट पर्सन जो आपको बताएगा कि वेदर इट इज़ डिमेंशिया, स्यूडो डिमेंशिया। डिमेंशिया है तो उसका क्या कारण है। जैसे एक विटामिन B12 नाम का विटामिन होता है, उसकी कमी से भी भूलने की दिक्कत होने लग जाती है। तो हो सकता है आप वेजिटेरियन हो, आप उसके साथ डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खा रहे हो, मतलब मिल्क, एग, चिकन, और या फिर आप दही दूध ये सब नहीं लेते हो, पनीर नहीं लेते हो, तो फिर आपको B12 डेफिशिएंसी होने के चांसेस ज़्यादा हैं अगर आप वीगन। तो और अगर B12 कम है तो कई बार ये एक इम्पॉर्टेंट कारण है डिमेंशिया। तो वो एक न्यूरोलॉजिस्ट आपको बता देगा कि क्या कारण है। बट अर्ली वार्निंग साइंस यही है कि अगर आपकी रूटीन फॉरगेटफुलनेस इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि वो आपके डेली रूटीन के काम में आपको इफ़ेक्ट करने लग गई है, देन इट इज़ द राइट टाइम टू कंसल्ट अ डॉक्टर। तो वहाँ पर हम जैसे अभी मेमोरी की बात कर रहे हैं, तो मेमोरी को उसको एक्टिवेट करने के लिए या फिर उसको सही रास्ते पे लेके आने के लिए हमें क्या करना क्या चाहिए? व्हाट वुड बी योर सजेशन इन दैट केस? अगेन लाइफस्टाइल मीन्स ईट हेल्दी, sleep healthy, do regular exercises and avoid unnecessary stress. अननेसेसरी स्ट्रेस पता है क्या होता है? अननेसेसरी स्ट्रेस होता है कि आप सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रहे हो एंड कुछ ऐसी अनरिलेटेड चीज़ें आ गई हैं जिससे आपको सही में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आप उसको अननेसेसरी उसके बारे में सोच रहे हो। सो बस अगर आप इतना करोगे, दैट इज़ इन इट सेल्फ मच मोर देन एनफ टू मेक श्योर दैट योर ब्रेन इज़ हेल्थी। You spoke about sleep disorders. Tell us more about that. ये स्लीप डिसऑर्डर आजकल जितने भी न्यूज़पेपर उठा के देखो, जितने भी सोशल मीडिया देखें, हर बंदा स्लीप डिसऑर्डर और स्ट्रेस के बारे में बात कर रहा है, और इसका ब्रेन से क्या लेना देना है? सी स्लीप आप ऐसा समझिए कि स्लीप आपका डाउन टाइम है। हर चीज़ को काम करने के लिए हम बोलते हैं ना, ये इसका डाउन टाइम है, इसमें ये अपने आप को रिपेयर कर रही है, इसको ये डाउन टाइम चाहिए, हमारे सिस्टम को डाउन टाइम चाहिए, हमारे एसी को डाउन टाइम चाहिए, हमारी कार को डाउन टाइम चाहिए। तो स्लीप इज़ बॉडीज डाउन टाइम टू रिपेयर इटसेल्फ। सो अगर आपका डाउन टाइम नहीं है, आपकी स्लीप नहीं है, तो आप कभी भी एक हेल्दी लाइफ नहीं वो कर सकते। स्लीप के फेजेस होते हैं, हम उसको REM NREM स्लीप बोलते हैं। एक मोटा मोटा मैं आपको बताऊं तो एक है सुपरफिशियल स्लीप जिसमें बहुत डीप नहीं होते, एंड देन देर इज़ ए डीप स्लीप कंपोनेंट। इसमें जो डीप स्लीप वाला कंपोनेंट होता है वो बहुत ज़रूरी है आपको रिफ़्रेश करने के लिए। तो कोई बोलते हैं पावर नैप। पावर नैप यही होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं, सुपरफिशियल स्लीप में ना जाके डायरेक्ट स्लीप, डीप स्लीप वाली साइकिल में चल जाते हैं। नहीं तो नॉर्मल साइकिल ऐसी होती है कि पहले आपको सुपरफिशियल स्लीप आता है, फिर डीप स्लीप, और जैसे जैसे रात बढ़ती जाती है आपका ड्यूरेशन ऑफ स्लीप बढ़ता जाता है, आपका डीप स्लीप बढ़ता जाता है और सुपरफिशियल वाला टाइम कम होता जाता है। इसीलिए आप सोचो जो सबसे अच्छी गहरी नींद का टाइम होता है वो होता है 2 बजे से 4-6 बजे तक, क्योंकि वो टाइम ऐसा होता है जब आपकी सुपरफिशियल वाली स्लीप कम हो जाती है और डीप स्लीप बढ़ जाती है, जो कि सबसे ज़्यादा रीजनरेटिव है। और वही पावर नैप का कॉन्सेप्ट है। पावर नैप में क्या होता है, आप सुपरफिशियल स्लीप वाले साइकिल को बाईपास करके आप डायरेक्टली डीप स्लीप में घुस गए। इसीलिए नींद का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके ब्रेन में जो कुछ भी दिन भर हुआ उसको सॉर्ट आउट करना है, ये करना है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ अनइम्पॉर्टेंट है, इसको रखना है और इस कचरे को बाहर फेंक देना है, इस सर्किट को रीइंफोर्स करना है और इस सर्किट को हटा देना है। ये काम कब हो रहा है, वियर एंड टीयर जो हुआ उसके रिपेयर का काम कब हो रहा है, नींद में। कितने कितने आवर्स की स्लीप चाहिए होती है? एटलीस्ट 6 to 8 hours।
6 से 8 घंटे की नींद चाहिए होती है। और एक और मिसकंसेप्शन है, ज़्यादा स्लीप से कुछ फ़ायदा नहीं होता। मतलब आप अगर 10-15 घंटे सो रहे हो तो वो इनफैक्ट कुछ फ़ायदा नहीं होने वाली, कई बार काउंटर प्रोडक्टिव भी होती है। तो 6 to 8 आवर स्लीप जो है, 6 से 8 घंटे की स्लीप आपकी आइडियल स्लीप है, जो आपके बॉडी के रिपेयर में, वियर एंड टीयर वो करने में, और वो आपका डाउन टाइम का काम करती है। पर कई लोग होते हैं जो कहते हैं ये 4 से 5 घंटे यार ऑप्टिमल फॉर अस। फॉर सम पीपल इट कैन बी, बट लॉन्ग रन में नहीं। 6 से 8 घंटे चाहिए होते हैं इफ़ यू आर ए ह्यूमन। पर वो 4 घंटे में कैसे मैनेज कैसे करते हैं लोग? उनको ना ये डायरेक्ट डीप स्लीप के साइकिल में चले जाते हैं, वो पावर नैप वाला कॉन्सेप्ट होता है, पर वो ज़्यादा दिन नहीं चलता। तो ये 4-5 घंटे सोने वाला, मैं भी अपनी ज़िंदगी में ना करीब 8-10 साल 4 घंटे सोता था, 3-4 बजे सोता था और सुबह 8-9 बजे उठ जाता था। बट आज के टाइम में मैं ये नहीं कर सकता। इन माई अर्ली 20s जब मैं एक मेडिकल स्टूडेंट था, सो आई यूज टू फील यार सोने की क्या ही ज़रूरत है, 3 दिन सो के बिना सोए भी काम चल जाता है, 4 दिन बिना सोए भी काम चल जाता है, 4 घंटे सो के भी चल जाता है, 5 घंटे ही सो के चल जाता है। नहीं, अब नहीं होता। एंड व्हेन द टाइम पासिस यू विल रियलाइज़ कि आपकी जो कैपेसिटी है, जो आपका फोकस और अटेंशन है, अगर आपकी नींद अच्छी नहीं है तो वो ड्रास्टिकली डाउन जाता है। तो जो आपका आउटपुट है वो बहुत कम हो जाता है इन रिस्पेक्ट टू द टाइम यू स्पेंड ऑन ए सर्टेन टास्क। जो आप 2 मिनट में काम कर सकते हो सकता है वो 20 मिनट में हो जाए। तो आपकी जो एफिशिएंसी है ना, वो ड्रास्टिकली इफेक्ट होती है अगर आप स्लीप नहीं लेते। ऐसा नहीं है कि आप काम नहीं कर पाओगे, आप कार चला रहे हो, आप चला पाओगे, लेकिन आपका फोकस नहीं होगा, आपको एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आप कुछ काम कर रहे हो सकता है आपकी जो एफिशिएंसी है उस काम में, या फॉर एग्जांपल कोई चीज़ आपकी क्रिएटिवनेस है, जो आपके इनोवेशंस हैं, वो इनोवेटिव आइडिया आपको नहीं आ पाएंगे अगर आप रिफ्रेश्ड नहीं हो, क्योंकि उसके लिए वो रिफ्रेशमेंट चाहिए ही चाहिए। और दूसरी चीज़ आपने पूछी स्ट्रेस। अब मैं आपको बताता हूँ, आपको शांति से बैठने के लिए क्या ज़रूरत है? शांति चाहिए सबसे ज़्यादा। मैं बोला आपके कान में ना एक मच्छर घन 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 कर रहा है, या मैं आपको पैर पे ऐसे हाथ लगा रहा हूँ, फेस पे हाथ लगा, तो क्या आप शांति से बैठ पाओगे? नहीं। स्ट्रेस वो मच्छर है जो आपको कभी भी शांति से सोने नहीं एनालिसिस देगा। बहुत बढ़िया बढ़िया देते हो सर, आप मेटाफर्स बहुत बढ़िया यूज़ करते हो। ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है, तभी समझ में आता है। मतलब आप समझो, स्ट्रेस वो एक कान में गुनगुनाता हुआ मच्छर है जो आपको कभी ढंग से सोने नहीं देगा, कभी रेस्टफुल नहीं रहने देगा। मतलब आप समझ लो कंटिन्यूअस पोकिंग है आपके ब्रेन में, निगेटिव पोकिंग है, पॉजिटिव पोकिंग नहीं है। समबडी केम टू यू, अ पेशेंट केम टू यू, और बहुत ही बुरे हालात में था। जब आपने उसको डायग्नोज किया, आपको पता चला कि उसका जो ब्रेन है बहुत ही बुरी कंडीशन में है, एंड आपने सारे उसको टेस्ट लिख के दे दिए। पर लास्ट में जब उसने अपनी स्लीप डिसऑर्डर को ठीक किया, उसने सब कुछ चेंज कर दिया उसके लिए। कोई ऐसा केस होगा आपके पास? बहुत बहुत रूटीन है ये। एंड बिकॉज मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, एक न्यूरो फिजिशियन हूँ, तो हमारे पास पेशेंट्स यूजुअली, इंडिया में एक वो है कि हम लोग मेंटल इलनेसेस को ना इलनेसेस नहीं मानते, और हम लोगों को जब उसके सोमैटिक मैनिफेस्टेशंस, मतलब शारीरिक लक्षण आने लगते हैं ना, तो हम तब मानते हैं। जैसे कि आपको चिड़चिड़ापन होने लग गया कि डॉक्टर साहब मेरे से ना कुछ फोकस नहीं हो पाता है, मैं बहुत चिड़चिड़ा रहता हूँ, मुझे ना याद नहीं रहता है, और ये ना इतना इफेक्ट होने लग गया कि मैं ये डिज़ाइन लेके गया था, मुझे पता ही नहीं हुआ, मुझे 2 दिन पहले सबमिट करना था, मैंने दिया नहीं, मैंने क्लाइंट को नहीं बताया, उसकी वजह से मेरी जॉब पे इफेक्ट हो गया है। एंड फिर उनसे बात करो तो आपको पता चलता है कि आप सोचते हो कि अच्छा ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, जैसे ये सिम्टम्स बता रहे हैं कि हो सकता है ब्रेन में स्वेलिंग आ गया हो सकता है कुछ और प्रॉब्लम हो। एंड जब आप उनके साथ बैठते हो, बात करते हो, 15-20 मिनट, आधा घंटा लगाते हो, एंड जब उनसे पूरी डिटेल हिस्ट्री लेते हो, तो आपको समझ में आता है कि नहीं, ये तो प्रॉब्लम तो सारा फोकस का है, मेमोरी का है ही नहीं। एंड उनके जो सारे सिम्टम्स थे, जैसे हेडेक होना, मैं आपको बड़ा कॉमन एग्जांपल बताता हूँ। मेरे पास जेंटलमैन है, वो कहता है सर मेरे को ना बहुत तेज़ सिर दर्द होता है, और पिछले करीब 2 साल से कोई ऐसा दिन नहीं गया जब मुझे सिर दर्द ना हो रहा। मुझे सिर में हमेशा भारीपन लगता है, ऐसा लगता है किसी ने ऐसे पट्टा सा बांध रखा है सिर में, और मतलब आई एम नेवर 100% ऑफ माई कैपेसिटी। मतलब मैं काम करने की कोशिश करता हूँ तो मुझसे काम नहीं होता, मुझे रोशनी चुभती है, मुझे अच्छे से नींद नहीं आती है, और मैं घर में भी जब होता हूँ बच्चों के साथ तो मेरा खेलने का मन नहीं करता है, क्योंकि मेरे को सिर दर्द होता रहता है। फिर हमने बैठ के बात करी, जब बात करी तो मैंने उनसे बहुत सारी हिस्ट्री लिखी कि आपको डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, आपके चश्मे का नंबर तो नहीं लगा, आपको दिखता कैसे है। जब सब कुछ फिगर आउट किया तो पता चला कि एक स्ट्रेसर था उनकी बॉडी में, उनके लाइफ में, जिसकी वजह से वो सो नहीं पा रहे थे, वो रेस्ट नहीं कर पा रहे थे।
और वो क्या था, एक स्ट्रेस था। एक स्ट्रेस था, मतलब कोई एक उनको ऐसी चीज़ थी जो उनको नैग कर रही थी उनकी लाइफ में। एंड मैं बता नहीं सकता कि क्या चीज़ थी, बट इट वाज अ प्रोफेशनल पर्सनल मिक्स सॉर्ट ऑफ एनीथिंग। तो उसकी वजह से क्या था कि वो कंसिस्टेंटली उनके दिमाग के बैकग्राउंड में चलती रह रही थी, जिसकी वजह से वो लगातार उनका ब्रेन जो है ओवर स्टिमुलेटेड था और मसल्स ओवर एक्टिव हो गए थे। उसकी वजह से उनको ये कंसिस्टेंट हेडेक फील हो रहा था, और जिसकी वजह से उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी प्रोफेशनल लाइफ, उनकी फिजिकल लाइफ, एवरीथिंग वाज इन अ मेस। एंड देन वी सेट बैक एंड सॉर्टेड इट आउट। हमने पता किया एंड देन आई टोल्ड हिम कि आपको ये परेशानी है, ये आप इस वजह से आप सो नहीं पा रहे हो, ये आपको लगातार परेशान कर रहा है स्ट्रेसर, और इस वजह से आपको ये सारे सोमैटिक मैनिफेस्टेशंस आ रहे हैं। यूजुअली हम बोलते हैं कि अगर आपको स्ट्रेस है ना, तो उसके स्ट्रेस तो स्ट्रेस है, स्ट्रेस शरीर में थोड़ी दिखता है, बट स्ट्रेस से ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं हो सकता। आपको डायबिटीज़ हो सकती है, आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, हेडेक हो सकता है, बाल झड़ सकते हैं, एजिंग हो सकती है, भूलने की दिक्कत हो सकती है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको स्ट्रेस से नहीं हो सकती। बिकॉज क्यों, बॉडी में कुछ भी होता है वो किस वजह से होता है? हमारे ब्रेन में जो कुछ भी हो रहा है, जो बॉडी में कुछ हो रहा है, वो हो रहा है सिर्फ केमिकल्स, हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स, इनको नाम देते हैं, उसकी वजह से हो रहा है। बोलते हैं ना, गुड हार्मोन, बैड हार्मोन, गुड केमिकल, बैड केमिकल, डोपामिन इज अ पॉजिटिव केमिकल, फलां केमिकल इज ए नेगेटिव केमिकल। सो ब्रेन में केमिकल्स रिलीज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई आदमी पसंद है, उसको देखोगे तो कोई अच्छा केमिकल रिलीज हो रहा है, किसी आदमी के साथ आपको नाराज़गी है तो नेगेटिव केमिकल रिलीज होता है। दैट गिव्स यू ए सेंस ऑफ गुड फीलिंग और ए बैड फीलिंग। तो वही तो है। तो जब स्ट्रेस है, स्ट्रेस इज ए कंसिस्टेंट सोर्स ऑफ नेगेटिव हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स इन योर बॉडी। तो किसी को शुगर है तो क्या नेगेटिव न्यूरोट्रांसमीटर्स बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन कम हो गया है या इंसुलिन काम नहीं कर पा रहा है। हाइपरटेंशन में भी यही हो रहा है, हार्ट अटैक में भी यही हो रहा है, हेडेक में भी यही हो रहा है। तो स्ट्रेस तो आपके लिए एक ऐसी चीज़ है जो वो कुछ भी हो तो पेंडोरा ओपनिंग, पेंडोरा बॉक्स टाइप का हो गया, तो कुछ भी हो सकता है उससे। तो आपके पास वन ऑफ द मोस्ट कॉमन स्ट्रेसेस कैसे आते हैं आपके आपके पास? मोस्टली सोमैटिक मैनिफेस्टेशंस करके आते हैं कि सर, जैसे मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, मेरे पास हेडेक के पेशेंट्स बहुत आते हैं। तो मेरे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं जो हेडेक के आते हैं, जिनको स्ट्रेस होता है, और स्ट्रेस की वजह से या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनकी स्लीप इफेक्ट हुई होती है, उनकी लाइफ इफेक्ट हुई होती है, और उसकी वजह से उनको हेडेक हो रहा होता है। या बहुत सारी बार पेशेंट्स आते हैं जिनको वो बोलते हैं कि मेरे हाथ में दर्द है, पैर में दर्द है, मेरे को मेमोरी रिलेटेड इश्यूज हैं, जो मैंने आपको बताया, सीडो डिमेंशिया है। तो मोस्ट कॉमनली पेशेंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं। बिकॉज मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, आई गेस दूसरे लोगों के पास, जैसे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, उसके पास स्टमक के पेशेंट जाते होंगे कि मेरे को एसिडिटी होती रहती है, मेरे को कॉन्स्टिपेशन रहती है, या मुझको मोशन सही से नहीं होते, बिकॉज गट ब्रेन से लिंक्ड है। अब ब्रेन में नेगेटिव केमिकल रिलीज होंगे तो गट को भी नेगेटिव सिग्नल देंगे, तो हो सकता है आपको कॉन्स्टिपेशन रहे। ये जो हेडेक होता है, दैट समथिंग कि मैं आज की डेट में नाना करते करते 7 आउट ऑफ 10 पीपल जो कहते हैं सर दर्द रहता है। अब सर दर्द हो सकता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वाटर इन योर बॉडी, इट कैन हैपन बिकॉज आपका ब्रीदिंग प्रॉपरली नहीं हो रहा, ऑक्सीजन कम हो रहा है। इट कैन ऑल्सो हैपन कि आपको माइग्रेन है, और दूसरे साइड पे ऐसा होता है कि आपके दिमाग के अंदर ट्यूमर है। तो इंसान को पता कैसे चलता है? हेडेक दो टाइप के होते हैं। एक होता है सेकेंडरी हेडेक। सेकेंडरी हेडेक माने किसी कारण से हेडेक है आपको, माने आपके नज़र का जो चश्मा है वो कमज़ोर है, या आपको दिख कम रहा है, आपको हेडेक है। आपकी नींद का इशू है तो आपको हेडेक है। आपको खांसी जुकाम हो गया तो हेडेक है। आपको बुखार हो गया तो आपको हेडेक है। ठीक है, तो ये होते हैं सेकेंडरी हेडेक। और दूसरे हेडेक होते हैं प्राइमरी हेडेक, जैसे आपने बताया माइग्रेन है। ठीक है, तो जो प्राइमरी हेडेक है, प्राइमरी हेडेक में प्रॉब्लम ब्रेन के साथ है, और सेकेंडरी हेडेक में क्या है, प्रॉब्लम किसी और चीज़ के साथ है जो सेकेंडरी ब्रेन को इफेक्ट कर रही है। दैट कुड बी, यस, विच इज़ एक्सटर्नल, विच कुड बी योर स्लीप प्रॉब्लम्स, विच कुड बी योर आईसाइट प्रॉब्लम, विच कुड बी योर कोल्ड कॉफ, एनीथिंग, साइनसाइटिस। सो अगर आपको हेडेक बार बार हो रहा है, लगातार रह रहा है, और या फिर हेडेक बहुत अचानक से आ गया है और बहुत तेज़ हो गया है, इतना तेज़ हो गया है कि उसने अपनी रूटीन परेशान कर दी है, उसके साथ आपको उल्टी का मन हो रहा है या उल्टी हो रही है, या आपको सिर दर्द के साथ एकदम दिखना अचानक से कम हो गया है, या आप समझें कि आपको नीचे झुकने पे दर्द हो रहा है, आप कुछ एक्सरसाइज कर रहे हो तो उस समय दर्द आ रहा है, नॉर्मली नहीं है, तो ये रेड फ्लैग है। आपको हेडेक के साथ उल्टी वगैरह का मन हो रहा है या उल्टी हो रही है, आपसे रोशनी बर्दाश्त नहीं हो रही, टॉलरेंस नहीं है आपकी लाइट और साउंड के लिए, या फिर आप खांस रहे हैं या छींक रहे हैं तो आपको बहुत तेज़ दर्द होता है, जैसे कि मेरा सर फट जाएगा। ठीक है, या आपको बैठते खड़े होते, जिम में पुशअप्स लगाते अचानक से दर्द हो रहा है।
तो अगर आपको ऐसा कुछ है और ये सब अचानक से आया और जो आपको पहले कभी नहीं होता था और ऑल ऑफ ए सडन आया और आपको लगता है कोई और सोर्स नहीं, देन इट इज़ अ रेड फ्लैग तो एंड इस यू समय शुड, आपको डायग्नोज करना चाहिए। यस, यू शुड कंसल्ट ए डॉक्टर हु विल गाइड यू कि आपको एग्जैक्टली क्या है। एंड अगर आप गूगल करोगे या चैट जीपीटी करोगे तो हो सकता है पहला आपको कारण ट्यूमर ही बता दे, लेकिन हो सकता है ये माइग्रेन का पहला अटैक हो, बट हो सकता है कि ये ट्यूमर भी हो, ठीक है। बट वो एक डॉक्टर 99% टाइम्स सिर्फ आपके बेसिस सिम्टम्स पे आपको बता देगा, जो कि एक न्यूरोलॉजिस्ट बता देगा कि आपको ये ट्यूमर व्यूमर के चांसेस हैं या नहीं है। मतलब 99% पेशेंट्स जो मेरे पास हेडेक के आते हैं, मैं उनकी कोई स्क्रीनिंग नहीं कराता, कोई एमआरआई नहीं कराता, कोई सीटी स्कैन नहीं कराता, सिर्फ उनके सिम्टम्स लक्षण के बेस पे, वो जो मुझे बताते हैं उसके बेस पे डिसाइड करता हूँ कि ये हेडेक क्या है, इसका कारण, और हमें कुछ कराने की ज़रूरत है या नहीं। यार मोस्टली उनमें से दवाई से ठीक हो जाते हैं, और अगर नहीं होते ऑब्वियसली फिर हम उनका स्कैन कराते हैं। बहुत ही आजकल लोगों से सुनने में आता है कि माइग्रेन है उनको, तो माइग्रेन में और जब आप स्वेलिंग की बात कर रहे हो या ट्यूमर की बात, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सी माइग्रेन ना रिपीटेटिवली होता है, उसका एक पैटर्न होता है, आपको दिखेगा कि मैं आज कम सोया हूँ तो जब भी मैं कम सोता हूँ मुझे थोड़ा हेडेक होने लग जाता है, या मेरी रूटीन स्ट्रेसफुल होती है तब मुझे हेडेक होने लग जाता है, या फिर मुझे ब्राइट लाइट से एक्सपोजर होता है, मैं सनलाइट में जाता हूँ, या मैं जिस दिन डीजे के पास चला जाता हूँ, किसी परफ्यूम के पास चला जाता हूँ, सफ़र कर लेता हूँ, फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल के आसपास, की एक पैटर्न है कि जब ये सब ट्रिगर आते हैं तो मुझे हेडेक होता है। एंड देन माइग्रेन का हेडेक है धीरे धीरे बढ़ेगा, एंड देन इफ़ यू स्लीप रेस्ट करोगे तो वो ठीक भी हो जाएगा मोस्टली, या फिर हल्की सी क्रोसिन पेन रिलीफ या पैरासीटामोल की टैबलेट लेने से वो ठीक हो जाता है मोस्टली। तो उसका एक पैटर्न होता है, और ये जो हेडेक्स हैं जो ऑल ऑफ ए सडन आए हैं, इनका कोई पैटर्न नहीं होगा, ये ऑल ऑफ ए सडन आपकी लाइफ में आएंगे एंड दे ब्लास्ट यू लाइक एनीथिंग। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक पैटर्न अगर नहीं है हेडेक का और अचानक से आया है, बहुत आपको परेशान कर रहा है, यू शुड नेवर इग्नोर इट। व्हाट आर द क्विक टिप्स दैट यू मे वांट टू शेयर कि यार ये कर लो, इससे रिलीफ मिल सकता है माइग्रेन को? माइग्रेन के पेशेंट्स में मोस्टली ट्रिगर होते हैं, तो सबसे पहले तो आपको अपना ट्रिगर रिकॉग्नाइज करके ट्रिगर को अवॉइड करना है, विच कुड बी ब्राइट लाइट, लाउड नॉइज, ट्रैवल, परफ्यूम, स्ट्रेस, डिक्रीज स्लीप, फास्टिंग फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, चेंज इन योर रूटीन, एक्सट्रीम वेदर सिचुएशंस जैसे कोल्ड एंड हॉट वेदर, ये सारे ट्रिगर होते ये हैं। सारे मेरे को फेमिलियर हैं सर। तो ये इसमें से जो ट्रिगर आप अवॉइड कर सकते हो, फॉर एग्जांपल आप हर चीज़ ट्रिगर अवॉइड नहीं कर सकते, बट कुछ ट्रिगर्स आप अवॉइड कर सकते हो। आप सनलाइट में जा रहे हो, गॉगल पहन लो, घर में अगरबत्ती परफ्यूम वगैरह मत लगाओ। आपको अगर ट्रैवल से होता है तो ट्रैवल के पहले एक पैरासीटामोल का टैबलेट खा लो, या ट्रैवल अगर आप अवॉइड कर सकते हो तो ट्रैवल को अवॉइड करो। कुछ बार कुछ पर्टिकुलर मोड ऑफ ट्रैवल से भी होता है कि कार से होगा, फ्लाइट से नहीं होगा, या ट्रेन से नहीं होगा। माइग्रेन में क्या है, पैटर्न यही होता है कि आप सबसे पहले माइग्रेन के पेशेंट्स के लिए आप ट्रिगर अवॉइड करो। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि हेडेक को बिल्डअप मत होने दो। माइग्रेन के ऑलमोस्ट 99% पेशेंट में जब हेडेक शुरू होता है तो वो धीमे धीमे हल्का स्लोली बिल्ड करता है, एंड देन इट इंक्रीजेस, फिर वो बढ़ता जाता है, फिर आपको परेशान हो जाएगा, फिर आपको रेस्ट करना। तो माइग्रेन के पेशेंट्स में आप हेडेक को बिल्डअप मत होने दो। जब वो बिल्डअप हो रहा है ना, आप तभी उसका SOS मेडिसिन जो हैं, जो पेन किलर मैंने आपको बताया, विच कुड बी पैरासीटामोल और सम अदर मेडिसिन, वो आप ले लो। एंड डॉक्टर साहब आप यहाँ पे हैं, एंड वन ऑफ द स्पेशलिटीज़ दैट यू डील विद इज़ दैट आप स्ट्रोक रिलेटेड पेशेंट्स को भी देखते हैं। तो ये अगर बड़ी सिंपल भाषा में अगर आपने मेरे को समझाना हो कि स्ट्रोक होता क्या है? आप ऐसे समझो, आपके घर में पौधा है, आप उसको पानी लगाना बंद कर दोगे अचानक से तो क्या होगा? सूखने लग जाएगा। अब हर पौधा अलग तरीके का होता है, कोई तो 2 दिन चल जाता है पानी के बिना, और कोई 2 घंटे के लिए ही वो होता पानी है। पी लूँ वैसे। हाँ प्लीज़। तो ब्रेन जो है उसको भी ऑक्सीजन चाहिए, बॉडी के हर ऑर्गन को ऑक्सीजन चाहिए काम करने के लिए, ऑक्सीजन ब्लड से मिलता है। तो अगर उस ऑर्गन को ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा तो वो काम करना बंद कर देगा। अगर वो ब्रेन के साथ होता है तो उसको हम ब्रेन अटैक, लकवा, स्ट्रोक, फालिश कुछ भी बोलते हैं। तो अगर सादा भाषा में आपको बताऊं कि अगर ब्रेन की ऑक्सीजन सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी, ब्रेन काम करना बंद कर देगा, उसको हम लकवा बोलते हैं। अब वही हार्ट के साथ होएगा तो हार्ट अटैक हो जाएगा, ठीक है। आपके पैर के साथ हो जाए तो पैर में दर्द हो जाएगा, तो लक्षण भी अलग अलग होंगे। पैर में होगा तो पैर दर्द होगा, चेस्ट में होगा चेस्ट पेन होगा, ब्रेन अटैक होगा तो उसके सिम्टम्स होंगे। तो सादा भाषा में अगर आप देखो, ब्रेन सबसे टेंडर पौधा है, आप उसको थोड़े दिन भी ऑक्सीजन थोड़ी देर भी नहीं मिलेगी वो डैमेज होने लग जाएगा, इंस्टेंटेनियसली डैमेज होने लग जाएगा।
और उसके आपको लक्षण देखेंगे। और जितनी जल्दी आप उसमें ब्लड सप्लाई वापस चालू कर दोगे या जितनी जल्दी इस पौधे को पानी डाल दोगे, उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं कि वो रिवाइव कर जाएगा। और अगर एक टाइम तक नहीं डाला तो आप उसके बाद कितना भी डालो, वो डैमेज हो गया तो हो गया। तो ऐसा ही ब्रेन के साथ है। तो ब्रेन की अगर ब्लड सप्लाई चोक हो गया, ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो ब्रेन काम करना बंद कर देता है और उसको हम लकवा बोलते हैं। उसके लक्षण डिपेंड करते हैं कि ब्रेन के किस भाग को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। और अगर इसको देसी भाषा में आप समझो, बिल्कुल लेमन वर्ड्स में, तो ब्रेन के दो साइड होते हैं, राइट साइड और लेफ्ट साइड। ब्रेन का राइट साइड बॉडी के लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है और ब्रेन का लेफ्ट साइड बॉडी के राइट साइड को। साथ के साथ जो बोलने और समझने का हिस्सा होता है वो ब्रेन के लेफ्ट साइड में होता है। अच्छा, बोलने का और समझने का। अच्छा, सो जैसे मैं आप जो मुझे बोल रहे हो, जो स्पीच, यस, दोनों। सो एक्सप्रेसिव एज वेल एज रिसेप्टिव स्पीच जिसको बोलें, कि जो आप बोल रहे हो वो कॉम्प्रिहेंड करना और जो आप उसको समझ के सही बात का आंसर करना, दोनों ही चीज़ें लेफ्ट साइड में होती हैं। ब्रेन का पिछला हिस्सा जो होता है उसका काम होता है बैलेंस बनाना, आपके होश को कंट्रोल करना। सो अगर आपके राइट साइड में ऑक्सीजन सप्लाई कम होएगी तो आपको लेफ्ट साइड की बॉडी वीक हो जाएगी। अगर लेफ्ट साइड में कम होएगी तो आपकी राइट साइड की बॉडी वीक तो होगी, लेकिन साथ में बोल भी नहीं पाओगे और समझ भी नहीं पाओगे। और यही स्ट्रोक के लक्षण होते हैं और इनका निमोनिक है बी फास्ट, BEFAST। बैलेंस का प्रॉब्लम होना अचानक से। ई माने आंखों का, आंखों के आगे धुंधला दिखने लग जाना, दो दिखने लग जाना। एफ माने चेहरे का तिरछा हो जाना, जैसे मैं आपसे यूं बात कर रहा हूँ, मेरा चेहरा ऐसे लटक गया। एंड ए इज इन आर्म एंड लेग बोथ, हाथ या पैर में कमजोरी हो जाना। एस इज स्पीच, स्पीच मीन्स स्पोकन स्पीच एज वेल एज अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पीच। एंड लास्ट ई इज टाइम, लास्ट ई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको ये सब कोई लक्षण आ रहे हैं, बैलेंस की प्रॉब्लम है, अचानक से दिखने में प्रॉब्लम है, हाथ पैर में कमजोरी है, चेहरे का तिरछापन है, बोलने समझने में प्रॉब्लम है, तो ये लकवे के लक्षण हैं। इसका मतलब है कि आपके ब्रेन की ऑक्सीजन सप्लाई कट ऑफ हो गई है। अगर आपने इसको जल्दी से चालू नहीं किया तो ब्रेन परमानेंटली डैमेज हो जाएगा। इसलिए लास्ट टी है कि टाइम बहुत ज़रूरी है। अगर पहले 4.5 घंटे के अंदर आप हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो हम कुछ खून पतला करने के इंजेक्शंस देते हैं जिनको बोलते हैं थ्रोम्बोलिसिस। उससे आपकी ब्रेन की सप्लाई स्टार्ट हो जाती है और आप वापस से नॉर्मलाइज हो सकते हो। 24 घंटे तक भी अगर कोई खून की नस, बड़ी नस ब्लॉक है, तो उसको बिना चीर फाड़ के टांग के रास्ते एक सुई डाल के उस क्लॉट को खींच के निकाल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी। और उससे भी आप 24 घंटे तक भी आप रिकवर कर सकते हो। एक बार ये टाइम निकल गया तो ब्रेन परमानेंटली डैमेज हो गया। फिर आप कुछ भी करें, ये वापस, एक तो हम ये सर्जरी सब नहीं कर सकते क्योंकि ब्रेन परमानेंटली डैमेज हो गया। नो, इट विल नॉट हेल्प। उसका रीज़न ये है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपका गला दबा रहा हूँ, पहले आप क्या करोगे, छटपटाओगे, फिर आप थोड़े से बेहोश हो जाओगे और लगातार दबाए रहूँगा तो क्या गए। अब जब आदमी मर गया तो उसको कितनी भी ऑक्सीजन दे दो, क्या वो बचेगा? तो आप बचोगे या नहीं बचोगे, आपके कितना डैमेज होगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि मैंने आपका गला कितनी देर तक दबाया। तो जितना आप जल्दी इस ब्लड सप्लाई को चालू करोगे उतना ज़्यादा चांस है कि आप बचा पाओ। एंड आई सेड, ब्रेन बहुत ही टेंडर ऑर्गन है, सबसे जल्दी डैमेज ब्रेन ही होता है। इसलिए हमने कभी ब्रेन ट्रांसप्लांट के बारे में नहीं सुना है, बाकी ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो जाते हैं, क्योंकि जब तक आप कुछ करोगे तब तक ब्रेन ख़त्म हो चुका होगा। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जो स्ट्रोक के पेशेंट्स हैं, वो ज़्यादातर पेशेंट्स एक तो लक्षण पहचान नहीं पाते, या पहचानते हैं तो सही जगह नहीं आ पाते जहाँ पे उनको ये ट्रीटमेंट ऑप्शन मिल सके। और स्ट्रोक इतनी इम्पॉर्टेंट बीमारी है, मैं आपको बताऊं कि अगर दुनिया में अपंगता का, डिसेबिलिटी का सबसे बड़ा कारण आप देखें तो स्ट्रोक उसमें नंबर 2 या 3 पे आता है। It's such a dangerous, इट्स सच अ डेंजरस थिंग। एंड मृत्यु का दुनिया का चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है, ये तीसरा या चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है। सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है मृत्यु का हार्ट रिलेटेड इलनेस, और उसके बाद अगर कुछ आता है तो वो है कैंसर एसोसिएटेड इलनेस, एंड द थर्ड नंबर इज स्ट्रोक। बट डिसेबिलिटी का इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन्स वर्ल्ड वाइड। एंड अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कैसे जीना पसंद करोगे या कैसे मरना पसंद करोगे, तो मैं कहूँगा कि मैं जीना पसंद करूँगा जिंदा दिली से, और मरना हो तो ठक एकदम में मर जाऊँ। ये तो कोई नहीं चलता है मैं बिस्तर पे लेट के मरूँ। स्ट्रोक आपको ये फील कराता है कि आप जिंदा तो हो लेकिन आप बिस्तर पे आ गए, आप चल तो रहे हो लेकिन आप कुछ काम नहीं कर सकते। स्ट्रोक मेक्स यू डिसेबल्ड, विच इज़ इवन वर्स देन डेथ। एंड स्ट्रोक इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिसेबिलिटी या अपंगता जिसको कहें। तो स्ट्रोक आपको उस स्थिति में ला देता है कि आप डेली मरते हो,
हर दिन आप परेशान होते हो, लेकिन आप ठीक नहीं हो सकते क्योंकि आपने वो टाइम जो था उसको मिस कर दिया। और अगर आप टाइम रहते हॉस्पिटल पहुंच जाएं, आप सही जगह पहुंच जाएं, टाइमली ट्रीटमेंट करा लें, तो मोस्टली पेशेंट्स जो स्ट्रोक के हैं वो ठीक हो सकते हैं। बट प्रॉब्लम है टाइमली ना पहुंचने की। डॉक्टर साहब, कभी आपने ऐसा एक केस हैंडल किया, आई एम श्योर किया होगा, जहाँ पे उस 4.5 घंटे के अंदर अंदर वो पेशेंट आपके पास आया, ऑफ कोर्स उसकी ज़िंदगी पे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ा होगा, उसकी मस्कुलर स्ट्रेंथ पे फ़र्क पड़ा होगा, उसके चलने में, बात करने में फ़र्क पड़ा हुआ होगा, एंड somehow after some time the person could come back to the normal way of living, जिससे आपको ह्यूमन पोटेंशियल को देखने का जो नज़रिया है वही बदल दिया। बिल्कुल। एंड देर इज़ वन ऑफ माई पेशेंट, आई कैनॉट टेक हिज नेम। वो एक पेशेंट मेरा रेसलर था, एक्स रेसलर है वो, इंडिया की तरफ से रेसलिंग करते हैं, रेसलिंग कोच भी था। और वो मेरे पास आया था और वो उसके ब्रेन की पिछले साइड की मेन वेसल ब्लॉक थी, एंड वी ऑपरेटेड। उसमें हमने ऑपरेट कर दिया था, लेकिन हमको लग रहा था कि शायद इम्प्रूव नहीं होगा क्योंकि ब्रेन में डैमेज काफ़ी ज़्यादा था। बट न्यूरोप्लास्टिसिटी या जो ब्रेन की पावर है वो इतनी अच्छी थी कि आज वो बंदा जो करीब 3 महीने तक वेंटिलेटर पे रहा, करीब 1.5 महीने कोमा में रहा, आज वो चल सकता है, बात कर सकता है, मुझे मैसेज करता है, ठीक है, अपने बच्चों के साथ खेलता है। तो वो एक जीता जागता एग्जाम्पल है जब आपको लगता है हाँ, अगर आप, सबको पूरा चांस मिलना चाहिए। अब इसमें से कौन सा इम्प्रूव करेगा ये तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, वो एक एग्जाम्पल है जो मुझे हमेशा याद रहता है। इनफैक्ट जब भी मैं कभी बात करता हूँ स्ट्रोक की, तो वो एक चेहरा है, वो एक इंसान है, वो एक फैमिली है जो मुझे हमेशा याद आती है कि किस तरीके से परसिस्टेंट, परसिवरेंस और डिटर्मिनेशन जो है वो आपके आउटकम्स को पूरा चेंज कर सकती है। ऑब्वियसली डेस्टिनी तो है ही। तो जब ऐसे केसेस आपके पास आते हैं और जब आप खुद को शीशे में देखते हो एज अ डॉक्टर विनीत, तो क्या क्या बात करते हो खुद से? यू फील लकी। आप बहुत अच्छा फील करते हो, मतलब आपका दिन अच्छा जाता है, आपका शायद हफ्ता ज़्यादा अच्छा जाता हो, आपका महीना अच्छा जाता तो हो। खुद से क्या कहते हो? खुद से मैं मोस्टली ये कहता हूँ कि मैं शुक्रिया अदा करता हूँ भगवान का। ये कहता हूँ कि इसी बच्चा कुछ भी बन सकता है, ठीक है, और हम बोलते हैं राइट पोटेंशियल। तो मैं भगवान से शुक्रिया अदा करता हूँ, ये कहता हूँ कि मैं कुछ भी बन सकता था और मैं डॉक्टर बना, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू इट कि भगवान ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं डॉक्टर बना, और मैं डॉक्टर बन के आज इस कंडीशन में हूँ कि मैं लोगों की हेल्प कर सकता हूँ, और ऐसे लोगों की हेल्प कर सकता हूँ जिनकी हेल्प शायद कोई और ना कर पाए। हो सकता है अगर मैं उसके पास नहीं होता, उस टाइम पे उस जगह नहीं होता, तो ये पेशेंट कभी ठीक नहीं होता। आप जब ऐसे पेशेंट्स को देखते हो तो आपका जो सुपर पावर है भगवान के ऊपर, और ज़्यादा फेथ बढ़ जाता है। आपका जो फेथ का लेवल होता है वो बहुत इंक्रीज़ हो जाता है। आपको लगता है कि ये पेशेंट तो शायद ठीक नहीं हो पाएगा, मैंने सर्जरी कर दी तो ठीक नहीं हो पाएगा, फिर भी जब वो चल के आपके पास आता है तो आपका भगवान के ऊपर बहुत फेथ बढ़ जाता है, और फिर आप लिटरली यू बिकम मोर स्पिरिचुअल। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, और मैं अपने बहुत सारे पेशेंट्स को भी बोल चुका हूँ। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स जब ये पॉडकास्ट सुनेंगे ने रियलाइज़, मैं ये ओपीडी में बहुत बार बोलता हूँ, अपने कंसल्टेशंस में, मिशंस में, पेशेंट से बार बार बोलता हूँ, हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, लेकिन हमसे कोई करवा रहा होता है। हाथ आपके होते हैं लेकिन चलाने वाला कोई और होता है। तो जब आपके पास ऐसे इंस्टेंसेस आते हैं, जब आपको लगता है कि एक होपलेस सिचुएशन से एक मिरेकल हुआ है, एक तो आप बहुत थैंकफुल हो जाते हो, बहुत ग्रेटफुल हो जाते हो, और आप बहुत फेथफुल भी हो जाते हो। आपका ट्रस्ट एक सुपर पावर के ऊपर, कोई नहीं जानता वो भगवान है, खुदा है, जीसस क्राइस्ट है, लेकिन आपका उसके ऊपर जो ट्रस्ट है, जो सुपर पावर है उसके ऊपर ट्रस्ट है, आपका जो डेस्टिनी के ऊपर भरोसा है वो बहुत बढ़ जाता है। गीता बोलती है कर्मणे मावधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। आप कर्म करते जाओ, फल की इच्छा नहीं करो, लेकिन जब ऐसा फल मिलता है तो आपको और कर्म करने की, अपने मन से और मेहनत करने की जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, 100 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाती है। इट्स सो रिलेटेबल, एंड बहुत बहुत शुक्रिया जब आपने कहा कि मुझे लगता है कि मैं लकी हो गया। मतलब जब मैं कई बार ऐसा हो रहा था, जब मैं कोचिंग कर रहा होता हूँ और
कुछ ऐसा होता है कि मेरे मुंह से कुछ निकलता है और फिर लोग अपना रिफ्लेक्शन शेयर करते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि मतलब मेरी आंखों में आंसू आते हैं, तो मैं कहता हूँ भगवान इतना लकी कैसे बना दिया तूने मुझे कि मेरे मुंह से ये बात निकली और सामने वाले को ये लगी, और फिर उसने अपनी ज़िंदगी का डायरेक्शन ही चेंज कर दिया। तो डॉक्टर्स, जब हम एक ऐसे प्रोफेशन में होते हैं, जैसे आपने बताया कि आपको लगता है कभी कभी बहुत लकी हो गई, जैसे मेरे को लगता है, मैं तो कहता हूँ बहुत बहुत शुक्र है भगवान जिसने जिस प्रोफेशन में तूने मुझे डाल दिया, एंड द काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस दैट पीपल शेयर, तो मतलब मैं तेरा जितना भी शुक्र मनाऊँ वो कम है। पर एक डॉक्टर जो है वो ज़िंदगी को उस पर्सपेक्टिव से देखता है जिसमें बहुत पेन भरा होता है, बहुत ही पेन भरा होता है, और बहुत लोग बहुत गम में होते हैं, दुखी होते हैं जब वो आपके पास आते हैं। कभी आपके पास कोई ऐसा आया, केस आया कि जहाँ पे आंखों से आंसू और दुख हुआ आपको? बहुत बार होता है। मतलब अब मैं जब आपसे बात भी कर रहा हूँ तो आई एम गेटिंग इमोशनल, इवन इफ जब आप सोचते भी हो तो आप बहुत इमोशनल हो जाते हो। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, अभी रिसेंटली ही हुआ है। एक अराउंड 40-45 ईयर ओल्ड लड़का था जिसको कि स्ट्रोक हुआ, जो मेरे पास अभी आया। तो वो अपने फादर के साथ रहता था अकेले, ही वॉज डिवोर्स्ड एंड तो फैमिली अलग रहती थी, वो बस अपने फादर के साथ रहता था। एंड फादर वॉज ब्लाइंड एंड व्हील चेयर बाउंड, एंड नो मदर? नो मदर, सिर्फ पिताजी के साथ रहता। पिताजी को दिखता नहीं था और वो व्हील चेयर पे थे, वो चल फिर भी ज़्यादा नहीं सकते थे, और वो लड़का उन्हीं का ही ध्यान रखता था। वाइफ ऑलरेडी डिवोर्स, मैंने आपको बताया। तो उसको स्ट्रोक हुआ। स्ट्रोक हुआ तो उसके ब्रेन के लेफ्ट साइड का इन्वॉल्वमेंट हुआ, तो उसकी राइट साइड की पावर चली गई। जैसा मैंने आपको बताया कि ब्रेन का लेफ्ट साइड ना बॉडी के राइट को इन्वॉल्व करता है, तो उसको ब्रेन के लेफ्ट साइड में क्योंकि डैमेज हुआ तो उसका बोलना भी चला गया। तो उसके राइट साइड का हाथ पैर चलना बंद हो गया और उसका बोलना, वो बोल नहीं पा रहा था। ठीक है, अब आप समझो वो बोल नहीं पा रहा है, उसको स्ट्रोक हुआ है, और घर में वो सिर्फ फादर के साथ है जो व्हील चेयर पे हैं और जो ब्लाइंड है। वो देख नहीं पा रहे, वो बोल नहीं पा रहा। ठीक है, अब उस पेशेंट को स्ट्रोक हुआ, अब कैसे पता चले कि उसको स्ट्रोक हुआ है? फादर ने महसूस किया कि कुछ मिसिंग है। जैसा ये लड़का मेरा बात करता है, जैसा मेरा ध्यान रखता है, ये मुझसे ध्यान नहीं रख रहा, वहाँ से बात नहीं कर रहा। तो उन्होंने पड़ोस से किसी को बुलाया और फिर फ़ोन करवाया उस लड़के के एक दोस्त को। उनका कोई रिलेटिव भी नहीं रहता था आसपास, सिर्फ उस शहर में भी नहीं रहता था। तो पड़ोसियों ने आके उसके एक दोस्त को फ़ोन किया। दोस्त जो है उस लड़के को, जो थे जिनको स्ट्रोक हुआ था, उसको लेके हमारे पास हॉस्पिटल आया। एक दिन बाद, एक दिन तक आप सोचो, स्ट्रोक होने के बाद। और वो ऐसा कोई बिना पढ़ा लिखा लड़का नहीं था, पढ़ा लिखा हुआ लड़का था, एक कॉरपोरेट में जॉब करता था, उसका हेल्थ इंश्योरेंस था। लेकिन अगर टाइमली पता चलता तो वो हॉस्पिटल आ पाता। वो हॉस्पिटल आया ही एक दिन लेट। वो उसका दोस्त उसको लेके आया। सुनते सुनते बंदे का दिल दहल जाए। एग्जैक्टली अब आप समझो कि कितनी कितनी ट्रेजिक सिचुएशन है कि एक जिसको बीमारी हुई वो बोल नहीं पा रहा, जो ठीक है वो देख नहीं पा रहा, चल नहीं पा रहा। अब फिर उसका दोस्त लेके आया। अब हमने उसको कुछ ट्रीटमेंट के बारे में बताया कि ये करना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम की कॉन्सेंट कौन दे? ट्रीटमेंट का एक परमिशन चाहिए होता है ना, कंसेंट। तो उसमें प्रॉब्लम था कि फादर तो देख नहीं पा रहे, फ्रेंड की कंसेंट वैलिड है या नहीं। ठीक है, तो फिर हमने एक पड़ोसी जो है वो डर गए, फ्रेंड भी डर गया कि मैंने अगर कंसेंट दी, बाद में इसको कुछ हो गया तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। फादर कह रहे हैं आप करो, लेकिन वो ब्लाइंड है, तो उनकी कंसेंट की वैलिडिटी क्या है? फिर समहाउ हमने एक दो विटनेस बनाए, कंसेंट लिया एंड वी ट्रीटेड दैट पेशेंट। तो आप सोचो, इससे इमोशनल और भी हैं केस, लेकिन ये एक वन ऑफ द मोस्ट इमोशनल सिचुएशन थी मेरी, जिसमें मुझे लगा कि शायद अगर इसमें कुछ भी डिफरेंट होता तो आउटकम्स डिफरेंट होते। शायद फादर को पता चल जाता तो वो एम्बुलेंस पे कॉल कर देते, हमारा हॉस्पिटल 5 मिनट दूर था। शायद लड़का बोल पाता तो वो बोल के किसी को बुला लेता, अगर वो समझ पाता तो फ़ोन करके किसी को बुला लेता। अब क्या कंडीशन है उनकी? अब स्ट्रोक की वजह से वो बेड रिडन है, इम्प्रूव कर गया है पहले से काफ़ी, लेकिन अभी भी बेड रिडन है। बट अगर वो टाइमली पहुंचता तो शायद हम उसको ट्रीट कर पाते, वो बेटर सिचुएशन में होता। बट दिस इज़ हाउ लाइफ इज़। एंड जब आपके पास ऐसे सिचुएशंस आते हैं तो आप सोचो कितना इमोशनल फील होता है, एंड एट द सेम पॉइंट हेल्पलेस फील होता है। हेल्पलेस फील होता है। एक और बताता हूँ आपको। वो दिवाली के आसपास की बात है, और एक बच्चा एडमिट था हमारे यहाँ। उसको कुछ मेंटल इलनेस
तो उसको बुखार हुआ हल्का सा, और बुखार के बाद उसको सीजर्स आने लग गए लगातार, और इतने सीजर आए कि उसके ब्रेन में बहुत सारा डैमेज हो गया। और हमने सब कुछ कोशिश किया उसको बचाने की, बट नथिंग वर्क, नो मेडिसिन वर्कड। एक हल्का सा बुखार आया था, वो फैमिली को काउंसिल करता था, रोज़ मिलता था। एंड उसी समय फादर्स डे भी था, ठीक है। तो ठीक नहीं हुआ बच्चा, और वो जो बच्चा था ना, वो उनके जो हस्बैंड वाइफ उनकी शादी हुई थी, और शादी के करीब 7-8 साल बाद बच्चा हुआ था, इकलौता बच्चा था। फादर्स डे था, व्हेन ही डिड नॉट सर्वाइव एंड वी हैड टू डिक्लेयर, बताना पड़ा, एंड इट वॉज फादर्स डे। एंड व्हेन मैं घर गया अपने बच्चे के सामने, आई लिटरली क्राइड, मैं रोया बैठ के। इनफैक्ट ये मैंने अपने लिंक्डइन पे भी स्टोरी लिखा। कई बार ये सोशल मीडिया जो होता है ना, आपको वेंट आउट करने का एक रास्ता दे देता है, क्योंकि आप वो इमोशन ना, मतलब मेरे को लग रहा था मैं फादर हूँ, ये फादर्स डे है, और एक उस बच्चे के फादर के लिए भी फादर्स डे है। आप कितना दुखी फील करते हो, कितना फिर। और एज ए हेल्थ केयर वर्कर ना, अगर आप जेन्युइनली हेल्प कर रहे हो लोगों की, और आप एक अच्छे डॉक्टर हो, आप एक एथिकल डॉक्टर हो, आपको ना बहुत फ्रीक्वेंटली ये सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है। तो एक बहुत इमोशनल टोल भी ये आप पे लेते हैं। कई बार पेशेंट्स को लगता है कि डॉक्टर के लिए तो रूटीन है, उसको शायद फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उनको नहीं पता कि डॉक्टर भी इंसान है, डॉक्टर भी किसी का हस्बैंड है, डॉक्टर भी किसी का फादर है, उसको कितना फ़र्क पड़ता होगा। आप ये समझो कि एज ए डॉक्टर मुझे उस बच्चे को रोज़ सुबह शाम देखने जाना होता था, काउंसलिंग करने आता था, लेकिन माई सन वॉज ऑफ सेम एज उस समय पे जो उस बच्चे की थी। एंड एवरी डे आई यूज टू गो टू सी हिम, मॉर्निंग एंड इवनिंग। आई यूज टू कम इन माई OPD एंड क्राई फॉर एटलीस्ट 5 मिनट्स अकेले में। मेरे को अगले दिन इस उम्मीद के साथ कि शायद वो ठीक हो जाएगा। लेकिन आप समझो कि बहुत बार होता है कि डॉक्टर्स बहुत मनी माइंडेड हो गए हैं, हेल्थ केयर इंडस्ट्री बन गई है, एंड बट आई एम टेलिंग यू एज ए जेन्युइन ह्यूमन, नॉट एज ए डॉक्टर, मे बी एज ए पर्सन, आई एम टेलिंग यू कि आज की डेट में भी हेल्थ केयर में जो एक आदमी पेशेंट के लिए खड़ा है, जिसको सही में फ़र्क पड़ता है आपसे, जो सही में चाहता है कि आप ठीक हो जाओ, आप घर जाओ, वो एक डॉक्टर है। उसको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इस बात से कि आप ठीक होके घर जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, वो आपकी कुछ हेल्प कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। वो अगर नहीं कर पाता है तो उसको बहुत दुख होता है, वो अगर कर पाता है तो बस एक हल्की सी स्माइल आ जाती है उसके चेहरे पे, थोड़ी अच्छी नींद उस रात की, थोड़ा सा सुकून। और अपने बेटे को जाके हक कर सकता है बिल्कुल। विदाउट टीयर्स इन हिज आईज। इमोशनल स्टोरीज ऐसे भी आती हैं, हमको लगता है कि डॉक्टर पेशेंट ट्रस्ट ना वो ख़त्म हो गया है। और मैं आपको एक रिसेंट स्टोरी बताता हूँ। एक पेशेंट थे जिनको स्ट्रोक हुआ और बताया गया कि ब्रेन में कुछ वेसल जो है वो नैरो है, और उसके लिए उनको स्टेंट की ज़रूरत थी। उन्होंने काफ़ी जगह कंसल्ट किया और हमारे पास आए। हमने स्टेंट किया, पेशेंट को बता के ही करते हैं कि 1% रिस्क है, और उन्होंने काफ़ी जगह कंसल्ट किया था हमारे पास, सब लोगों ने ही बोला स्टेंट करें, एंड ही हैड फेथ ऑन मी, एंड देन ही केम टू अस, एंड हमने प्रोसीजर किया। उसके बाद 1% रिस्क होता है, हमने बताया था कि ब्लीडिंग का। हमने प्रोसीजर कर दिया, ऑपरेशन हो गया, पेशेंट वापस शिफ्ट हो गया, खाना पीना खा रहा था, सडनली उसको ब्रेन में ब्लीडिंग हो गया, अराइजिंग एज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ दैट प्रोसीजर जो हमने किया था। अनफॉर्चुनेटली सारी कोशिश करने के बाद भी हम उनको नहीं बचा पाए, और जब हुआ ये तो उसके बाद दे लेफ्ट एंड ही डिड नॉट सर्वाइव। बट फैमिली ने मुझे आके पता है क्या बोला कि डॉक्टर साहब, हमें 1% भी इस बात का दुख नहीं है कि हम आपके पास लाए, हमें आपने पूरी कोशिश करी मेरे फादर को बचाने के लिए, हमें 1% भी नहीं लगा कि आपकी तरफ से कोई कमी है। हाँ, हमारी किस्मत ख़राब थी, वो तो कहीं भी ख़राब होती, बट हमें आपसे कोई गिला शिकवा नहीं। अब लोग बात करते हैं कि पेशेंट डॉक्टर ट्रस्ट ख़त्म हो गया है, तो आपको हर तरीके के लोग मिलेंगे, आपको अच्छे डॉक्टर भी मिलेंगे, ख़राब डॉक्टर भी।
अच्छे पेशेंट भी मिलेंगे, खराब पेशेंट भी मिलेंगे, वो ह्यूमन टेंडेंसी है, हर आदमी अच्छा या बुरा नहीं होता, मोस्टली शेड्स ऑफ ग्रे होते हैं, बट अच्छे बुरे लोग भी होते हैं। बट ये सब चीज़ें आपकी फेथ जो है एक पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप जो रिलेशनशिप है उसको एनफोर्स करती है। मुझको लगता है ज़्यादातर समय जो प्रॉब्लम होती है वो होती है कम्युनिकेशन की। आजकल हम लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाते उतना अच्छे से, कई बारी टाइम की प्रॉब्लम की वजह से, हम बहुत बिजी होते हैं उस वजह से, या कई बारी बहुत सारे और कारण होते हैं जिससे आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, आप पेशेंट को अपनी फीलिंग नहीं बता पा रहे। फॉर एग्जांपल इस फैमिली की मैंने बात करी, इनसे शायद मैं बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाया था। मैंने खुद भी घर बैठ के ये सोचा कि क्या अगर ये दोबारा मैं यही प्रोसीजर करूँगा, यही ऑपरेशन करूँगा, तो क्या मैं डिफरेंट करूँगा? तो आंसर था नहीं, मैं बिल्कुल सेम करूँगा। मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। वो एक सुकून भी है कि आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, लेकिन एक हफ्ते तक, माइंड इट, एक हफ्ते तक मैं सो नहीं पाया ढंग से। एंड मेरे घर में एवरीबडी, माई पेरेंट्स, माई वाइफ, सबको पता था कि ये परेशान है। मेरे हॉस्पिटल में जो मेरी टीम है उनको सबको पता था कि ये बहुत दुखी है। इट शोड आउट माई फेस, लाइफ हैज़ टू मूव ऑन, मुझे और पेशेंट्स का हेल्प करना है, मुझको लाइफ में जाना है। जिसको सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है आपसे, वो डॉक्टर ही है, और वो डॉक्टर ही रहेगा जब तक कि कोई रोबोट या एआई नहीं आ जाता है सिस्टम को टेक ओवर करने। सो डॉक्टर साहब, मैं आजकल ना थोड़ी सी रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, उसमें देखा जाए तो कितने सारे हॉस्पिटल्स जो बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं। अपोलो हैपन्स टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट हॉस्पिटल चेन्स, Fortis happens to be one of the biggest chains, Narayana happens to be one of the biggest chains। तो अगर आप देखेंगे तो all these hospital chains are backed by funds, they are backed by VCs। और हम एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात कर रहे हैं, जो हम बात कर रहे हैं ट्रस्ट की। आजकल जो सुनने में आता है कि हॉस्पिटल्स ने डॉक्टर्स को टारगेट दिए हुए हैं, ठीक है, एथिकल डॉक्टर्स, नॉन सो एथिकल डॉक्टर्स, तो ये गुड बैड हमें पता कैसे चले कौन से डॉक्टर के पास जाना है? आई थिंक ये प्रश्न मेरे को सबसे पहले पूछना चाहिए था। हाँ, सो एक नई सीरीज आई थी, गुड कॉप बैड कॉप, आपने देखी है? सो गुड डॉक्टर, बैड डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर, खराब डॉक्टर। एंड आपने बात की ऐसी, पहली बात तो मैं आपको बोलूँगा कि गुड बैड क्या होता है। गुड बैड ना लोग होते हैं, डॉक्टर नहीं होता। अच्छा बुरा इंसान होता है। वो इंजीनियर भी हो सकता है, वो इलेक्ट्रिशियन भी हो सकता है, वो ऊबर ड्राइवर भी हो सकता है, वो जोमेटो का डिलीवरी पर्सन भी हो सकता है, वो यूट्यूबर भी हो सकता है, और वो डॉक्टर भी हो सकता है। तो ह्यूमंस एज सच हैव अ लॉट ऑफ शेड्स ऑफ ग्रे प्लस अ लॉट ऑफ ब्लैक एंड वाइट। सो ज़्यादातर लोग ग्रे होते हैं, दे आर ब्लैक्स, दे आर वाइट्स। सो लोग अच्छे बुरे होते हैं, डॉक्टर भी इंसान ही है। तो जैसे इंसान अच्छे बुरे होते हैं, डॉक्टर भी अच्छे बुरे हो सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि हमारे प्रोफेशन में बहुत सारा नोबेलिटी है, कि एक नोबल प्रोफेशन है, एक ऐसा प्रोफेशन है। तो उसमें आपकी जो एक्सेप्टेंस है उस खराबी की या उस बैड डॉक्टर की, वो बहुत कम है या ज़ीरो है। जब आप जाते हो इस प्रोफेशन में डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में दिखाने, तो आप उम्मीद करते हो कि ये 100% जेन्युइन और अच्छा डॉक्टर। बट एज ह्यूमंस, गुड ह्यूमंस, बैड ह्यूमंस होते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं कि आपको एक 100% बढ़िया आदमी मिल जाए। बढ़िया डॉक्टर से मतलब है जो क्लिनिकली अच्छा हो, जो आपका इलाज प्रॉपरली कर सके, आपकी बीमारी का भी पता कर सके, जो बहुत ज़्यादा कमर्शियल ना हो, तो कैरेक्टर भी हो और कॉम्पिटेंस भी हो। कॉम्पिटेंस भी हो। तो इसके चांसेस प्लस माइनस होते हैं। जो डॉक्टर हैं जिनको टारगेट्स की आपने बात करी, देखिए मुझे करीब 10-15 साल हो गए हैं इस प्रोफेशन में, और मैं मोस्टली कॉरपोरेट हॉस्पिटल से जुड़ा रहा हूँ, ठीक है, अलग अलग कॉरपोरेट हॉस्पिटल से, बीट मैक्स, बीट मेदांता, और बीट नाउ फोर्टिस। इन माई लाइफ टाइम, इवन फॉर अ मोमेंट, एक बार भी कभी किसी ने भी मुझे आज तक कोई टारगेट नहीं दिया, कभी नहीं दिया। मुझे नहीं लगता टेक्निकली कि टारगेट दिया जा सकता है। अगर आप अच्छे हो तो आप अच्छे हो, आपको टारगेट कैसे दिया जा सकता है? फॉर एग्जांपल, आप अपने व्यूअर्स कितने चाहिए आपको, आप उसके लिए पैसे दे के भी व्यूअर बना सकते हो, और आप ऑर्गेनिकली भी बना सकते हो। लेकिन इसमें
आप इस बात को दोष दो कि यूट्यूब का धोखा है या यूट्यूब मुझे पुश कर रहा है ये करने के लिए, तो ये कहना तो गलत होगा ना। तो मैं ये कहूँगा कि इसमें कहीं ना कहीं हमारा अपना भी कंसाइंस होता है कि हमको ये काम करना है या नहीं करना है। ऑब्वियसली जो ये कॉरपोरेट हॉस्पिटल बनाए गए हैं, आप समझिए इनमें से कोई भी हॉस्पिटल कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक एमआरआई मशीन को, अच्छी क्वालिटी की एमआरआई मशीन को हॉस्पिटल में ला के चलाने में करीब 8 करोड़ रुपए अप फ्रंट इन्वेस्ट हो जाता है, प्लस उसका मेंटेनेंस कॉस्ट। अगर उसको लोन पे लिया गया है तो आप समझिए उस 8 करोड़ का आप 8 लाख रुपए महीना तो सिर्फ इंटरेस्ट दे रहे होगे तकरीबन। तो ये जो सारे कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स बने हैं, दे आर नॉट मेड टू डू चैरिटी। तो इनका बेसिक एम है एक बिजनेस करना, बट और वो फॉर दैट सिक सबका है। क्या जोमेटो वाला आपको फ्री में खाना दे रहा है? क्या उबर वाला आपको फ्री में चला रहा है? उबर वाले जो उबर कंपनी है वो कमीशन ले रही है, डॉक्टर से भी ले रही है, आपसे भी ले रही है, जोमेटो वाला भी ले रहा है, रेस्टोरेंट वाले से भी ले रहा है, आपसे भी ले रहा है। तो एज सच जो हॉस्पिटल्स बने हैं, ये कॉरपोरेट हॉस्पिटल चैरिटी के लिए नहीं बने हैं, ये बिजनेस के लिए बने हैं। बट उस बिजनेस को फेयरनेस से करना इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दो बिजनेस बढ़ाना इज इंपॉर्टेंट, बट बिजनेस को सही तरीके से बढ़ाना इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। एक ऑर्गेनिक ग्रोथ करना, तो टारगेट्स आई डोंट थिंक टारगेट्स आर गिवन टू एनीबडी। हाँ, ये हो सकता है कि आपको एक XYZ सैलरी दी जा रही है, आपके पेशेंट्स बिकॉज ऑफ वट एवर रीज़न आप उतना आउटपुट नहीं दे पा रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको बोला जाएगा कि आप सर इतनी सैलरी डिजर्व नहीं करते, हम आपको इतनी देंगे। वो तो आप अभी अपने एम्प्लॉयज़ के साथ करते होगे, जो एम्प्लॉय अच्छा होगा उसको वो करोगे। बट अब उसमें आप ये बोलो कि हॉस्पिटल को ब्लेम कर रहे हो, वो भी गलत है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि एक जो बहुत बड़े हॉस्पिटल में बहुत बड़े नाम का डॉक्टर जिसकी वेटिंग लिस्ट बहुत ज़्यादा बड़ी है वही बड़ा डॉक्टर है। हो सकता है एक छोटे से क्लिनिक में बैठा हुआ डॉक्टर जो बहुत ज़्यादा शोबाजी ना कर रहा हो वो भी अच्छा हो। बट कितनी बार ऐसा होता है कि पेशेंट पूछता है हाँ जी मेरे को ना बेस्ट डॉक्टर का नंबर बता। सो बेस्ट हर आदमी के लिए अलग है। बेस्ट वो डॉक्टर आपके लिए बेस्ट है जो आपकी बीमारी का सही डायग्नोसिस करके सही तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं, आपके लिए वो बेस्ट है। वो सबसे फेमस हो या ना हो, उसकी वेटिंग सबसे ज़्यादा हो या ना हो, वो सबसे बड़े 5 स्टार हॉस्पिटल में बैठा है या नहीं बैठा है, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। स्किल सेट तो सेम रहता है। मैं आपको बताऊं, मैंने बड़े कॉर्पोरेट्स में भी काम किया और मैंने पेरीफेरी में राजस्थान में भी कुछ टाइम काम किया है। अभी भी मैं मंथली एक बार OPD करता हूँ एंड आई एम द सेम डॉक्टर। ऐसा नहीं होगा कि मैं उस पेरीफेरी में जाके अगर मैं 1/10 फीस ले रहा हूँ तो मेरे स्किल सेट खत्म हो गया। बट पेशेंट्स के मन में भी होता है अच्छा डॉक्टर छोटी जगह बैठा है, इसको नहीं आता होगा, मैं बड़ी जगह दूँ। तो यहाँ पे दोनों लोगों का फॉल्ट। जब आपको सर्विस चाहिए कि बेल बजा के एक नर्स आ जाए तो उसका पैसा तो आपको देना पड़ेगा। समवेयर वी हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हमने हर चीज़ को डेमोक्रेटाइज करने के नाम पर उसकी रेटिंग लगा दी है। जैसे कुछ दिन पहले मैं अपने मित्र के साथ बैठा हुआ था, हम प्रैक्टो की बात कर रहे थे। प्रैक्टो में कितने सारे डॉक्टर्स के नाम लिखे हुए हैं, कहीं तो हैं बहुत सारे फेमस हैं, कहीं के आगे 5 स्टार लिखा हुआ है, पर उस डॉक्टर को अगर आगे जाओ तो वो जानता नहीं है। तो ये जो है ये क्या हो रहा है इसमें से ना, मतलब ये बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, स्कैंडलस टॉपिक है, और हो सकता है ये पॉडकास्ट के बाद कोई एक आधा मेरे पास वो केस ना आ जाए। हाँ। तो ये ना ये अपने आप में एक स्कैंडल है। तो बहुत सारी जो ये ऑनलाइन साइट्स जब स्टार्ट हुई, जिसपे डॉक्टर प्लेटफॉर्म्स जिसको बोलते हैं, जिसपे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, ये जब स्टार्ट हुई तो ये हुई थी फ्री ऑफ कॉस्ट कि पेशेंट को डॉक्टर चाहिए और डॉक्टर को पेशेंट चाहिए, बट उनके बीच में आपस में मिलाने वाला कोई नहीं है। पहले टाइम में क्या होता था, वर्ड ऑफ माउथ होता था, छोटे शहर में रहते थे, हाँ इसको दिखा ले उसको दिखा ले। अब क्या है, सेम बिल्डिंग में सेम फ्लोर पे रहने वाले 4 फ्लैट के लोग आपस में बात तो करते नहीं, तो वर्ड ऑफ माउथ तो बचा नहीं। तो अब लोग कैसे सर्च करें? आपको भी करना है तो गूगल पे ही सर्च करोगे, कहीं प्लेटफॉर्म पे सर्च करोगे। पर धीरे धीरे क्या हुआ, इनका कमर्शलाइजेशन हो गया। कमर्शलाइजेशन ऐसे हो गया कि अब डॉक्टर से पैसे लिए जाने लगे कि आपका मंथली सब्सक्रिप्शन ये है। मंथली सब्सक्रिप्शन का भी टाइप है कि आपका गोल्ड है, प्लेटिनम है या प्रीमियम है, कौन सी मेंबरशिप आप लेते हो, और उसके हिसाब से आपको, अगर आप समझो कि अगर आप प्रीमियम मेंबरशिप ले रहे हो जिसके लिए आपको एक एक्स अमाउंट पर मंथ देना है, तो आपको ज़्यादा पेशेंट विजिबल कराए जाएंगे। अगर आप कम पैसे दे रहे हो तो आपको कम पेशेंट विजिबल कराए जाएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि उस प्लेटफॉर्म पे वो जो डॉक्टर अवेलेबल हैं, वो आपके आसपास भी माना 20 डॉक्टर हैं, उसमें से आपको वो टॉप 2 दिखाए जाएंगे जिन्होंने ज़्यादा पैसे दिए हैं। जिसने प्रीमियम मेंबरशिप ली है, भले ही रेटिंग उन
5 की सेम है या 10 की सेम है, उस 5 रेटिंग में से भी ऊपर वो शो होंगे जिन्होंने शायद ज़्यादा पैसे दिए हों। ज़रूरी नहीं कि हमेशा ही दिए, हो सकता है उनकी रेटिंग वैसे भी ज़्यादा हो, बट ये कंपनी पे डिपेंड करेगा कि वो किसको दिखाती है। मतलब एट द एंड ऑफ द डे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोफेशन यू आर इन, धंधा है पर गंदा है ये। धंधा है पर गंदा है, कमर्शियलाइजेशन तो हो गया है। अब आप भी जब सर्च करने जाओगे डॉक्टर को तो आपको लगेगा प्रैक्टो पे है। अब ये अच्छा बुरा तो आप मिलके डिसाइड करोगे ना। अब वो प्रैक्टो क्या कर रहा है, या फॉर दैट सेक Any आई एम other जस्ट टेकिंग अ platform is- नेम, yeah, yeah. बट इट कुड बी एनी प्लेटफॉर्म, लाइक बीट प्रैक्टो, बीट एनी XYZ प्लेटफॉर्म, एवरी प्लेटफॉर्म इज शोइंग यू अ सेट ऑफ डॉक्टर्स। ना उस डॉक्टर में से हो सकता है आप जाओ, उसको बहुत अच्छे स्टार मिले हो, आपको अच्छा नहीं लगा हो। देयर वॉज ए टाइम व्हेन आई नेवर यूज टू टेक रिव्यूज़, गूगल रिव्यूज़ नहीं लेता था मैं, एंड मुझे ज़रूरत भी नहीं लगी। फिर आई रियलाइज कि दीज रिव्यूज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप देखिए, एक बात है कि लोग बोलते हैं कि डॉक्टर को मार्केटिंग नहीं करनी चाहिए। इसमें हमारी प्रॉब्लम पता है किसकी है? मेडिकल काउंसिल जो है, ये जो NMC है, उसकी भी प्रॉब्लम है। आपको एक बड़ी खास बात बताता हूँ, आप बड़े सरप्राइज हो गए। अच्छा बताओ, दुनिया में कौन सा धंधा है जो बिना एडवर्टाइजमेंट के चल रहा है? कोई भी एक बताओ। बिना एडवर्टाइजमेंट के सो अभी गवर्नमेंट की गाइडलाइन ये हैं, जो मेडिकल काउंसिल है उसकी गाइडलाइन ये है कि डॉक्टर अपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता, पर हॉस्पिटल कर सकता है। प्लेटफॉर्म्स जो हैं ऑनलाइन वो कर सकते हैं, टाटा 1mg कर सकता है लेकिन डॉक्टर नहीं कर सकता, पोलो कर सकता है लेकिन डॉक्टर नहीं कर सकता, ठीक है, प्रैक्टो कर सकता है पर डॉक्टर नहीं कर सकता। हमें क्या बताया गया मेडिकल काउंसिल से कि आप आपकी कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, आप आपकी कोई ब्रांडिंग मार्केटिंग नहीं कर सकते। देन आप कैसे बताओ कि आप अच्छे हो? फिर अच्छे बुरे में भेद क्या है? फिर तो जो ये प्लेटफॉर्म पे है, जो ये प्लेटफॉर्म दिखाना चाहेंगे वो आपको बेचेंगे, तो स्कैंडल ही तो हुआ। अब हमें बोला जाता है, मेडिकल काउंसिल कहती है नहीं आप कुछ नहीं कर सकते साहब, आप कहीं अपना पोस्टर नहीं लगा सकते, आप बैनर नहीं लगा सकते, आप गुड बैड नहीं लिख सकते। फिर आप कैसे बताओ? जो इन्होंने बता दिया वो अच्छा, जो इन्होंने बता दिया वो खराब। और अच्छा खराब की क्या डेफिनेशन है? प्रॉब्लम ये है कि जो मेडिकल काउंसिल है या जो इंडियन में हेल्थ केयर सिस्टम है इंडिया में, उसमें प्रॉब्लम ये है कि आप डॉक्टर जो है उसको सबसे कोने पे डाल दिया गया है, जबकि वही सेंटर में होना चाहिए। डॉक्टर जो है आज के टाइम में उसको एक कोने में रख दिया गया, भाई देख तू अपना कुछ नहीं कर सकता, तू नौकरी कर चुपचाप, ना तो तू अपनी एडवर्टाइजमेंट कर सकता है, और ये सब प्लेटफॉर्म करेंगे। इस प्लेटफॉर्म पे बेच क्या रहे हो तुम डॉक्टर को? ये तुझे बेच सकते हैं, तू अपने आप को नहीं बेच सकता। अब आप समझ रहे हो कितना ही ज़्यादा ही अनडेमोक्रेटाइज्ड वे है आप एक प्रोफेशन में। और आप कैसे बताओ? मैं रिव्यू नहीं लेता था, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं कैसे बताऊं मैं अच्छा हूं। अगर मैं अपना नहीं बता पाता तो कोई आदमी जो खराब है वो बताएगा मैं अच्छा हूं। मैंने रिव्यूज़ लेने शुरू किए, मेरे अच्छे रिव्यूज़ आए, एंड उसकी वजह से मेरे पास पेशेंट्स भी आए। देन आई रियलाइज्ड कि अच्छे आदमी को ये ढिंडोरा पीटना कि वो अच्छा है वो भी इक्वली ज़रूरी है। नहीं तो अगर वो नहीं करेगा तो कोई बुरा आदमी ये चिल्ला चिल्ला के कहेगा कि मैं अच्छा हूँ और उसके पास ही लाइन लग सो जाए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट। So important for somebody when he goes to a patient for a doctor, he realizes कि good doctor bad doctor जो है वो होता है, but mostly you have to once you go there then you realize कि क्या होता है। और इसमें ये बात सोचना कि कमर्शियल मनी माइंडेड है बहुत गलत है। एक तो इस बात में बहुत ज़्यादा नोबेलिटी नहीं जोड़नी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, मुझे स्कूल में एडमिशन चाहिए था एक स्कूल में, मेरे लिए स्कूल फीस सेम थी। मैंने बोला मैं डॉक्टर हूँ मुझे डिस्काउंट कर, तो बोलते हैं डॉक्टर साहब हैं आप तो बहुत पैसा कमाते हो, आपसे तो ज़्यादा फीस लेनी चाहिए, कम थोड़ी लेंगे। ठीक है, मैं पेट्रोल वाले के पास जाता हूँ वो भी मुझसे उतने ही पैसे मांगता है, कम में नहीं देता मुझे। तो अगर मैं सिर्फ नोबेलिटी की बात करूं और मैं पैसे की बात नहीं करूं तो क्या सरकार मुझे पैसे देगी या मुझे अपने बीवी बच्चों को गुरुद्वारे में लंगर खिलाना चाहिए? तो आप समझिए कि देयर आर टू टाइप्स। इसमें आप कमर्शियलाइज्ड हो गया है मैं मानता हूँ, बट कमर्शियलाइजेशन के लिए जनरल पॉपुलेशन भी है क्योंकि उनको सर्विस चाहिए इसलिए कमर्शियलाइज हुआ है। डॉक्टर आज भी हाशिए पे है। डॉक्टर को आज भी जो आप मेडिकल बिल्स पे करते हो उसका एक बहुत मामूली सा परसेंटेज उसके पे पैकेज के रूप में मिलता है। वो कोई अरबों खरबों रुपए नहीं कमा रहा है। और इवन जो ये कंपनियां भी कर रही हैं ये भी 15-20% प्रॉफिट पे ही ऑपरेट कर रही हैं, वेदर इट इज़ फोर्टिस, वेदर इट इज़ मेदांता, वेदर इट इज़ मैक्स। ऐसा नहीं है कोई अनाप शनाप पैसा कमा रही हैं, ऐसा नहीं है कि कोई 50-100% का प्रॉफिट हो रहा होता है। नहीं तो अंबानी अदानी सब वो धंधे क्यों कर रहे होते? इनमें आ गए होते, सब हॉस्पिटल खोल रहे होते। तो प्रॉफिटेबिलिटी जो इसमें भी है वो भी उतनी ही है, 15-20% जो सारे धंधों में होती है, और वो इसमें चल रहा है। ऐसा बहुत कमर्शियलाइजेशन कहीं नहीं।
थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, व्हाट अ प्लेजर, इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन इट हैज़ बीन। बहुत बहुत शुक्रिया।